बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाउंज में खुशामदीद। विद अ वेरी हैवी हार्ट, भरे हुए दिल से और अफसुर्दा और तकलीफ दे एहसास के साथ आपको आज खुशामदीद कहते हैं। जिस मौजू का हमने आगाज़ किया था कल, गुजरे हुए कल, उसी को आज और आने वाले कल लेके चलेंगे। आज हम डेफिनेटली इस बात पे बात करेंगे कि हम इस मौजूदा हाल में एक दूसरे का सहारा कैसे बने। हेल्थ टीवी की ये पॉलिसी रही है, इसकी मैनेजमेंट की, इसकी मालिकान की, कि हम सॉल्यूशंस ऑफर किया करें, हम लोगों को उम्मीद की तरफ ले जाएं, अच्छे मुस्तकबिल की बात करें, हम कोशिश करें लोगों में वो सलाहियत पैदा कर सके कि लोग रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, मामलात हैं, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उससे लड़ सके और उससे जीत सके। तो इसी हवाले से हम कभी किसी की तरफ उंगली नहीं उठाते, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि प्रॉब्लम्स की बात बहुत होती है, सॉल्यूशन की बात सिर्फ यहां होती है। कुछ आपको हकाइक बताऊं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, अफसोसनाक भी है। पाकिस्तान में अब तक 15 एयर क्रैशेस हो चुके हैं। सबसे पहला 1965 में हुआ था और बहुत बड़ा सानया था, कैरो में हुआ था। 15 हादसात में या 15 एयर क्रैश के अंदर या एयर एक्सीडेंट्स में 8 निजी एयरलाइंस इन्वॉल्व थी, यानी प्राइवेट एयरलाइंस थी। जिस दिन हादसे हुए हैं या जिस दिन प्लेन क्रैश हुए हैं, उसको हम न्यूमरोलॉजी के हवाले से अगर देखते हैं तो नंबर 7 जिस दिन आया था, उस दिन सबसे ज्यादा हादसे हुए, यानी 15 में से 5 हादसे जो है वो उस दिन हुए जिस दिन नंबर 7 आता था न्यूमरोलॉजी के हवाले से। और नंबर 4 जिस दिन आया है, उन दिनों 3 हादसा हुए। बाकी सबसे कम 9 पे हुए हैं और नंबर 5 पे हुए। ये भी न्यूमरोलॉजी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, फिर कभी भी इस पे भी प्रोग्राम करेंगे। आज हम चाहते हैं कि हम आपसे और आप हमसे ये बात करें, और आप में से अगर कुछ लोग चाहें तो एक कमिट करें कि हमारे अतराफ में अगर ऐसी फैमिलीज हैं जो मुख्तलिफ किस्म के हादसात से मुतासिर हुई हैं, बात सिर्फ भोजा एयरलाइन की नहीं है, बात सियाचिन की भी है, बात सैलाब की भी है, बात जलजले की भी है। और आज फिर एक तकलीफ दे खबर सुनने में आई, लाहौर के ट्रेन के स्टेशन पे धमाका। अल्लाह का करम और शुक्र कि बहुत ज्यादा जाने जाए ना हुई, मगर अब ये रोज के मामूल बन चुका है। ना जाने ऐसा लगता है जैसे ये फिर वो जंगल का दौर है जहां हर इंसान को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, अपनी खुराक खुद तलाश करनी होगी, अपने और अपने कुनबे को, अपने खानदान को मौसम से भी बचाना होगा, दुश्मनों से भी बचाना होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि असल दुश्मन कौन है? क्या कोई दुश्मन हमसे बाहर है जो ये हादसात भी हो रहे हैं, अमवात भी हो रही है, कत्लो गारत भी हो रही है, या कोई और चीजें जिस पे हमने अब तक गौर नहीं किया? नाज़रीन, अगर इंसानी नफ्सियात का जायजा लिया जाए तो एक चीज बड़ी हैरत अंगेज होती है कि ये इंसान के अंदर एक अजीब व गरीब सलाहियत है, या कमजोरी भी कह लें, कि अगर वो ऊपर की तरफ जाना चाहे, यानी तरक्की की तरफ जाना चाहे, तो वो उस मकाम पर पहुंचता है जिस मकाम पर फरिश्ते उसे सजदा करते हैं। और अगर इखलाक में, किरदार में गिरता जाए, वैल्यूज खत्म हो जाए, तो वो इतना नीचे गिर सकता है कि उसके नीचे कोई और मखलूक नहीं है, यानी जानवर, दरिंदों से भी वो नीचे गिर सकता है। ये इतना बड़ा स्केल जो है ये सिर्फ इंसान के पास अवेलेबल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा और अमल और इरादे का इख्तियार दिया है। जो चाहे अमल करे, कोई उसे नहीं रोकेगा, और जो सोचना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या हम उन तमाम लोगों से, उन फैमिली से, हमारे अतराफ में जो हैं, उनको हम क्या पेश कर सकते हैं? आज हम इस पे बात करेंगे। हम क्या कर सकते हैं माइंड साइंसेस के लोग, और डेफिनेटली हेल्थ टीवी के फोरम से हम जो कुछ हो सकता हम करने को तैयार हैं। आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, चंद बोल हमदर्दी के, किसी के दुख को महसूस करना, कुछ देर जाकर वक्त देना किसी के घर में, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। मगर प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? हम में से हर फर्द
अपने अपने मोहल्ले में क्या कर सकता है अगर कोई ऐसी फैमिली है तो। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो अक्सर देखता था कि किसी के घर में कोई मौत हो जाए तो उसके अतराफ के जो लोग हैं, पड़ोसी है, वो कई दिन तक हर घर से, कभी इस घर से खाना जा रहा है नाश्ता, कभी उस घर से रात का खाना जा रहा है, दोपहर का किसी और ने कह दिया कि जी मैं आज दिन भेजूंगी, यानी कई दिन तक तीनों वक्त का खाना पड़ोस में से आता था उस घर के लिए जिस घर का कोई फर्द फौत हो चुका हो। यानी इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम था कि जिस घर में मौतगी हुई या मौत हुई है, वहां के लोग अपने दुख और दर्द से जब तक बाहर नहीं निकलते, सेंस ऑफ लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिंदगी जब तक नॉर्मल नहीं होती, तो ये जो खाने पीने का इंतजाम है जो कि खुद एक टाइम कंज्यूमिंग भी है, वो लोगों की तरफ से हेल्प हो जाती है। हज पे लोग जाया करते थे, मुझे नहीं पता कि अब ये है कि नहीं, मगर हज पे जब लोग जाया करते थे या तैयारी करते थे तो कई महीनों पहले पता चल जाता था कि फला ये जो घर वाले हैं या ये मोहल्ले में जो ये साहब रहते हैं या इनकी बेगम या साहब ये फैमिली हज पे जा रही है। तो लोग महीनों पहले हज पे उनके जाने से पहले विजिट के लिए आते थे, और जब विजिट के लिए आते थे, मुलाकात के लिए आते थे, तो डेफिनेटली कहते होंगे कि जब आप जाओ खाना काबा तो हमारे लिए दुआ करना, मस्जिद नबी में जाओ और दीदार करो मस्जिद नबी का, तो हमारे लिए हाथ उठा के दुआ करना, ये तमाम बात कहते थे। मगर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी, वो ये होती थी कि कुछ पैसे दे के जाते थे, यानी मांगते नहीं थे, अपनी तरफ से एक हदिया या एक तरह से जैसे गिफ्ट होता है, पैसे दे के जाते थे। वो कॉन्सेप्ट ये था कि इतने तमाम लोग, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, अजीज, जब पैसे दे के जाते थे, वो पैसे उन हज के अखराजात में काम आते थे। कैसा माशरा था ना कि घर में कोई सानिया हो जाए तो अड़ोस पड़ोस के लोग तैयार बैठे हर किस्म का सपोर्ट देने के लिए, और अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें अखराजात इन्वॉल्व हो तो भी आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बैठे हैं कुछ ना कुछ ताउन करने के लिए, कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालने के लिए कि आप पर बोझ कम से कम है। कहां गया वो माशरा, कहां गए वो लोग? हम ही और आप तो थे ना। हमने ये जमाना देखा, मगर हमारी औलादों के अंदर ये बात क्यों नहीं है? क्या हमारी तरबियत में गलती आ गई? क्या मीडिया ने हटा दिया? क्या बहुत ज्यादा आजादी मिल गई? क्या खुदगर्जी इतनी ज्यादा आ गई कि आज हम किसी और के दुख को महसूस करने को तैयार नहीं है, सिवाय चंद अल्फाज हमदर्दी के जो हम अदा कर सकते हैं? प्रैक्टिकली क्यों नहीं कर सकते? हम अपने घरों से उठ के क्यों नहीं जा सकते? आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोहल्लों में सिक्योरिटी की वजह से मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने तरकीबें की हुई, कहीं गार्ड्स लगाए हुए हैं, कहीं पे उन्होंने ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, रोड ब्लॉक्स वगैरह। अगर मोहल्ले के अंदर चंद अफराद मिलकर ये काम कर सकते हैं, अपने मोहल्ले को सेफ कर सकते हैं, तो क्या हम मोहल्ले में किसी घर में होने वाले किसी सानिया में, किसी प्रॉब्लम के अंदर जो लोग हैं, क्या उनकी हम मामनत नहीं कर सकते किसी न किसी हवाले से? बात सिर्फ जाकर दुख शेयर करने की नहीं है, प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम में से हर शख्स अगर ये सोच ले कि हम कुछ करने को तैयार हैं, तो शायद हमारे इस माशरे के अंदर बहुत अच्छी बेहतरी आ सकती है। वेट ना करें कि कोई मौजिज़ा होगा, कोई आएगा नया आसमान से, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। जो तब्दीली आएगी वो मुझे और आपको लानी होगी, अपने रवैयों से, अपने बर्ताव से, अपने किरदार से, अपने आमाल से। और हां, दुआएं उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक अमल ना हो। तो दुआएं तो हम करते हैं, मगर अमल करना हम भूल गए। अमल बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। नाजरीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे कुछ तरकीबें चाहूंगा, आपका मशवरा चाहूंगा। आप क्या मशवरा देते हैं, हमें क्या करना चाहिए? यह सोच के मशवरा दें कि ऐसा कोई काम हो जो हम में से हर शख्स बआसानी कर सके। जब हमारे मुल्क में फ्लड आया, जब हमारे मुल्क में सैलाब आया, तो सारी कौम एक हो गई। लोगों ने जो दे सकते थे दिए, जितना डोनेशन दे सकते थे। कुछ लोग फिजिकली गए उन जगहों पर हमारे पाकिस्तानियों की मदद के लिए। कौम यकजा हो जाती, मगर इस यकजा होने के लिए किसी सानेह की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सानेह की वजह से, हादसे की वजह से आप यकजा होते हैं, तो याद रखिए कानून कुदरत है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बार बार
आपके मुल्क पर मुसीबत आएगी, आप पर मुसीबत आएगी, क्योंकि आपका तरीका ही एक होने का यह है कि कोई सानिया हो, कोई मुसीबत आए, कोई हादसा हो। तो क्या चाहते हो कि कोई सानिया हो, कोई हादसा हो, फिर कोई जहाज क्रैश हो, फिर हमारे फौजी सिविलियन पहाड़ों के, बर्फ के पहाड़ों के नीचे दब जाए, उनका अता पता ना मिले, या कोई बहुत बड़ा तूफान आए, या कोई अर्थक्वेक आए? नहीं। दुआ तो ये मांगनी चाहिए कि परवरदिगार तमाम के तमाम लोग इस पाकिस्तान में महफूज रहें, खुश रहें। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापिस आएंगे। उरूज भी आ चुकी है और आप सब मशवरा मैं चाहता हूं और फिर मैं भी कुछ मशवरा आपको दूंगा। कहीं मत जाइएगा, यूं गए यूं आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मजे में। कल थोड़ा ज्यादा सा इमोशनल शो था, आजकल हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं थे कल के दिन, तो मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी शो से, क्योंकि कभी कभी इंसान अपने कहते हैं ना लफ्ज उसके जहन में नहीं आते, बोल नहीं पाते। मैं अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या बोलूं, तो फिर मैं चली गई। बट एनीवेज मैं इधर ही हूँ। बड़े सारे लोग कल कह रहे थे कि क्या हुआ, कुछ नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, अच्छी आवाजें आनी चाहिए पीछे। आवाजें इंसान को ना पेपटअप रखती हैं, तो हम पेपटअप हो गए, थोड़ा सा खुश हो गए। अच्छा जी, कल बड़ी सारी बातें हुई, बड़े सारे लोगों ने फेसबुक पे भी हमें मैसेजेस किए और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल्स की, SMS किए कि जी सानिया तो होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन क्या हम उस सानिया के लिए अब भी तैयार हैं? इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं हमारी नजरों के सामने, लेकिन क्या हमने किसी एक से भी सीखा? मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रही कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हल नहीं निकला, मैं इस वक्त हमारे रवैयों की बात कर रही हूँ। जो रवैये हमारे होते हैं किसी भी इंसिडेंट के बाद, या अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक उस शख्स की एग्जाम्पल ले लें कि जिसका मरीज अंदर है और डॉक्टर ने कह दिया जी मैं उसको बचा नहीं सका ऑपरेशन थिएटर के बाद, सबसे पहले उसके जो घर वालों उनका रिएक्शन होगा ये ठाठू डॉक्टर को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, चले जी दूसरी किसी सिचुएशन में आज एक्सीडेंट हुआ, बगैर जांच पड़ताल की जी आपने गाड़ी वाले को मारना शुरू कर दिया। तो सानिया होते हैं जिंदगी में, बट आर वी रियली प्रिपेयर टू डील विद देम? और उसके अलावा हम बाकी और चीजों की बात करेंगे, बट ये चीज बड़ी नेसेसरी बिकॉज ये सिविल सेंस में आती है और सिविक सेंस में कहूंगी में आती है। बट डू यू थिंक वी आर डू वी हैव एनी सिविक सेंस? देखिए बहसियत कौम मजमूई तौर पर हम हैं तो बहुत इंटेलिजेंट, मगर इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल पे हम बहुत लो हैं। तभी हमारे में कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, हमारे में सब्र और तहम्मुल नहीं है। हम इंतजार नहीं करते कि जब कोई ऐसा वाकया हो जाए तो उस वक्त अपने जज्बात को काबू में रखकर जो सही चीज है वो करनी चाहिए, डू द राइट थिंग। हम डू द राइट थिंग नहीं करते। ये तोड़फोड़ जो होती है ना, खुदा ना खास्ता कहीं पे टारगेट के लिए कुछ हुआ तो रोडों पे निकल आया, अपना ही नुकसान अपने हाथों से हम डू द राइट अवे थिंग कहते हैं। डू द राइट अवे थिंग। तो अब ये चीज हमें आई डोंट नो कितने साल लगेंगे, मगर अगर स्कूल के लेवल पे इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों को सिखाना शुरू कर दें तो शायद ये जो नई नस्ल अगले 5-6 साल के बाद कॉलेज में जब आएगी तो आई थिंक ये वो ऐसे शहरी होंगे कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे और अपने जज्बात और अपने ऐसे मनफी रवैयों को कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि किसी भी सानेहा के बाद या किसी भी इंसिडेंट के बाद ये जो शोर शराबा होता है, मतलब एक तो लोगों के दिल में होता है अफसोस, जो रोते हैं उनका जेन्युइन अफसोस है, रोना या उनके वो सैडनेस या वो डिप्रेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल थिंग, लेकिन जिस तरह का शोर होता है हम गौर और फिक्र नहीं करते कि ये चीज कैसे हुई। हम कुछ बोलते हैं ना बबलअप की तरह, एक हफ्ते के लिए सब शोर मचाएंगे, एक हफ्ते बाद वो सानिया गया, नया सानिया आया, उस पर बात करो। चलो जी, तुमने कभी दूध को उबाला है? आई एम श्योर उबाला होगा। फैंसी बात है। अच्छा, क्या हो गया? जब दूध उबलने लगता है, ऊपर की तरफ आता है, उससे जब आप चूल्हा बंद करते हो तो दूध है ना फौरन नहीं बैठता और ऊपर जाता है फिर बैठता है। इसी तरह दिए में जब तेल खत्म होने लगता है तो वो चमकता है ज्यादा, फिर बंद हो जाता है। यही केस हमारा है कि जब कोई ऐसा सानिया होता है तो हम एकदम से जोश में आ जाते हैं और जोश में हम बहुत सारी बातें कह जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जो काम करने चाहिए वो हम नहीं करते और फिर ठूस थोड़ी देर के अंदर। तो आपको क्या लगता है ये रवैया ठीक है कि एक बबलअप की तरह एक जोश दिखाया आपने, आए आप मतलब एक ठीक है एहतजाज करना इज अ राइट थिंग इन अ राइट वे, अच्छी बात है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इस तरह एहतजाज करना कि वो एक हफ्ते का है उसके बाद जी आप भी घर पे बैठ गए, मामला भी ठंडा हो गया, इसीलिए व्हाट इज द राइट वे? जज्बाती था ना। देखिए इमोशनल